प्यारे श्रोताओं, आपका स्वागत है MP3 पाठशाला में, जहां किताबें सिर्फ अक्षरों में नहीं बल्कि आवाज़ की मिठास में ढलकर आपके दिल तक पहुंचती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। समुद्र विशाल, अनंत और रहस्यों से भरा हुआ। सदियों से इंसान इसकी गहराइयों में उतरकर नए रास्तों, नए देशों और नए खजानों की खोज करता रहा है। लेकिन जब बात आती है खोज की सबसे महान यात्राओं की, तो एक नाम हमेशा इतिहास में चमकता है, वास्को दा गामा। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जिसने पुर्तगाल के छोटे से शहर से निकलकर पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। यह कहानी है उस समुद्री वीर की जिसने अपने साहस, धैर्य और अदम्य इच्छा से हिंद महासागर के दरवाजे खोले। और यह कहानी है उस ऐतिहासिक क्षण की जिसने भारत और यूरोप के बीच की दूरी को सदा के लिए मिटा दिया। 1460 के दशक में पुर्तगाल के एक छोटे से नगर साइनेज में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया वास्को दा गामा। उसका परिवार कोई बहुत अमीर या प्रभावशाली नहीं था, लेकिन उसके पिता एस्टेवाओ दा गामा पुर्तगाल की नौसेना से जुड़े हुए थे। पिता की आंखों में एक सपना था, समुद्र के रास्तों को जीतने का। यह सपना अनजाने में ही बेटे वास्को की रगों में उतर गया। छोटा वास्को अक्सर समुद्र किनारे बैठकर घंटों लहरों को देखता रहता। कभी वह सीपियां उठाकर खेलता, कभी जहाज़ों को दूर तक जाते हुए देखता। उसके मन में एक ही सवाल उठता, इन जहाज़ों के पार क्या है, वहां कैसी दुनिया होगी। वास्को दा गामा ने बचपन से ही गणित, खगोलशास्त्र और समुद्री नक्शों मैप्स की पढ़ाई की। वह कंपास और एस्ट्रोलेब जैसे यंत्रों को समझने में तेज था। पुर्तगाल उस समय समुद्री खोजों के केंद्र में था। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने पहले ही पुर्तगालियों को नए समंदरों की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी थी। हर जगह सिर्फ एक ही बात होती, नए समुद्री रास्ते खोजो ताकि एशिया तक पहुंचा जा सके। युवक वास्को इन चर्चाओं को सुनकर और भी बेचैन हो जाता। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, कुछ बड़ा करने की, दुनिया को बदल देने की। ये वह दौर था जब यूरोप में मसालों, स्पाइसेस की भारी मांग थी। काली मिर्च, इलायची, दालचीनी और जायफल, ये सब भारत और एशिया की धरती पर उगते थे। लेकिन यूरोप तक इन्हें पहुंचाने का रास्ता बहुत लंबा, महंगा और खतरनाक था। उस समय व्यापार का मुख्य रास्ता अरब और वेनिस के व्यापारियों के हाथ में था। पुर्तगाल चाहता था कि वह सीधे समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे और मसालों का व्यापार अपने हाथ में ले ले। और यहीं से पुर्तगाल की महत्वाकांक्षाएं वास्को दा गामा की जिंदगी से जुड़ गईं। वास्को दा गामा अपने बचपन से ही कठोर, धैर्यवान और निडर स्वभाव का था। उसकी आंखों में हमेशा समुद्र की चमक छलकती थी। वह अपने साथियों में एक अलग ही व्यक्तित्व के लिए जाना जाता, कम बोलने वाला लेकिन निर्णायक। और जब भी समुद्र या यात्राओं की बात होती, उसकी आंखें चमक उठतीं। यही था वास्को दा गामा का बचपन। यही थे वे सपने जो उसकी नसों में लहू की तरह दौड़ रहे थे। लेकिन असली कहानी अभी शुरू होनी थी। समुद्र पुकार रहा था। पुर्तगाल की महत्वाकांक्षा वास्को दा गामा के साहस से मिलने वाली थी। और यह मिलन इतिहास की दिशा बदलने वाला था। 15वीं शताब्दी का यूरोप, एक ऐसा समय जब हर साम्राज्य नए रास्तों, नए देशों और नए व्यापार की तलाश में था। यह वह दौर था जब महाद्वीपों के बीच की सीमाएं धीरे धीरे खुल रही थीं और समंदर नए रहस्यों को उजागर करने लगे थे। यूरोप में व्यापार की रीढ़ था मसालों का कारोबार। भारत और एशिया की धरती से निकलने वाली काली मिर्च, दालचीनी, इलायची और लवंग, ये सब यूरोपीय खाने और दवाइयों का अहम हिस्सा थे। लेकिन इन मसालों तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। अरब व्यापारी, जो लाल सागर और भूमध्य सागर मेडिटरेनियन सी पर काबिज थे, वे इन मसालों को यूरोप तक लाने के लिए भारी दाम वसूलते। इसीलिए यूरोप की हर बड़ी शक्ति, स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड, सीधे समुद्री रास्तों की खोज में जुटी हुई थी। पुर्तगाल, जो भौगोलिक रूप से यूरोप के पश्चिमी छोर पर था, समुद्री खोजों का गढ़ बन चुका था। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में पुर्तगालियों ने अफ्रीका के पश्चिमी तट की खोज शुरू की। उनका सपना था समुद्र के रास्ते भारत पहुंचना, क्योंकि अगर भारत तक सीधा रास्ता मिल जाए तो मसालों का व्यापार पुर्तगाल के हाथ में आ सकता था। यही कारण था कि पुर्तगाल के शासक लगातार जहाज तैयार कर रहे थे, नए नक्शे बनवा रहे थे और साहसी नाविकों को यात्राओं पर भेज रहे थे। यह सिर्फ पुर्तगाल की महत्वाकांक्षा नहीं थी, स्पेन भी उसी दौड़ में था। इंग्लैंड और फ्रांस की नज़रें भी दूर दराज की धरती पर टिकी थीं। लेकिन पुर्तगाल एक कदम आगे था,
क्योंकि वह अटलांटिक महासागर से सटा हुआ था। उसके जहाज अफ्रीका के तटों तक पहुंचने लगे थे। 1488 में बार्थोलोम्यू डायस नामक नाविक ने अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप को पार कर लिया था। यह वह क्षण था जब इतिहास बदलने लगा, क्योंकि इसका मतलब था भारत तक पहुंचने का रास्ता बस थोड़ा ही बाकी है। 1495 में पुर्तगाल के सिंहासन पर आए राजा मैनुअल प्रथम, किंग मैनुअल पेन। उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी भारत तक समुद्री मार्ग खोलना। वह जानते थे कि अगर यह संभव हो गया तो पुर्तगाल यूरोप की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। राजा मैनुअल ने अपने मंत्रियों और सलाहकारों के साथ मिलकर योजना बनाई। हमें एक ऐसे निडर, अनुभवी और दृढ़ कप्तान की जरूरत है जो इस खतरनाक यात्रा को पूरा कर सके। और यहीं उनकी नज़र पड़ी वास्को दा गामा पर। वास्को दा गामा उस समय तक पुर्तगाल के नौसैनिक बेड़े में जाना पहचाना नाम बन चुका था। वह न केवल साहसी था बल्कि समुद्री नक्शों और नेविगेशन में माहिर भी था। उसका धैर्य, उसका कठोर अनुशासन और उसके भीतर छिपी बेचैनी उसे बाकी नाविकों से अलग बनाती थी। राजा मैनुअल ने उसे बुलवाया और कहा, वास्को, तुम वह नाविक हो जो हमारी किस्मत बदल सकता है। क्या तुम तैयार हो इस यात्रा के लिए, जहां खतरा है, जहां तूफान है और जहां शायद मौत भी हो सकती है? वास्को दा गामा की आंखों में चमक थी। उसने सिर झुकाया और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, महाराज, अगर भारत समुद्र के पार है तो मैं उसे ढूंढकर ही लौटूंगा। यह था वह क्षण जब पुर्तगाल का सपना वास्को दा गामा के साहस से मिल गया। अब शुरू होने वाली थी वह महान यात्रा, जो न सिर्फ वास्को की जिंदगी बदलने वाली थी बल्कि पूरे भारत और यूरोप के इतिहास की दिशा भी। साल था 1497। लिस्बन का बंदरगाह। समुद्र की गंध, लकड़ियों की खड़खड़ाहट और जहाज़ों पर काम करते मजदूरों की आवाज़ें पूरे माहौल को जीवंत बना रही थीं। पुर्तगाल के इतिहास की सबसे बड़ी यात्रा की तैयारी शुरू हो चुकी थी। समुद्र का सफ़र महीनों का था, इसलिए जहाज़ों में भरा गया सूखा मांस, बिस्किट और चीज़, पानी के बड़े बड़े बैरल, दवाइयाँ और औजार, हथियार और तोपें, और सबसे अहम सोना और चांदी। क्योंकि जब वास्को भारत पहुंचेगा तो वहां के शासकों और व्यापारियों को प्रभावित करने के लिए यह सब काम आएगा। करीब 170 नाविकों का दल इस यात्रा पर तैयार था। ये लोग अलग अलग पृष्ठभूमि से थे। कोई मछुआरा, कोई सैनिक, कोई खगोलशास्त्री तो कोई पुजारी। उनमें से कई ने पहले कभी इतने लंबे सफर का अनुभव नहीं किया था, लेकिन उनके मन में एक ही ख्वाब था, भारत पहुंचना और अमीरी पाना। वास्को दा गामा जानता था कि इन लोगों को संभालना आसान नहीं होगा। समुद्र का लंबा सफर थकान, भूख, बीमारियां और मौत भी ला सकता था, लेकिन उसने हर नाविक की आंखों में आत्मविश्वास जगाने की ठानी। उस दौर में जीपीएस या आधुनिक नक्शे नहीं थे। नाविक सितारों से रास्ता तय करते। उनके पास था एस्ट्रोलेब, सूरज और सितारों की ऊंचाई नापने के लिए, कंपास दिशा बताने के लिए, और पुराने नक्शे जो अरब और इटली के व्यापारियों से हासिल किए गए थे। वास्को को इन सबका उपयोग बखूबी आता था। उसे पता था समुद्र चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, सितारे कभी धोखा नहीं देंगे। रवाना होने से पहले लिस्बन के सबसे बड़े चर्च में एक प्रार्थना सभा हुई। पुजारियों ने जहाज़ों को आशीर्वाद दिया। नाविकों ने घुटनों के बल बैठकर भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें तूफानों से बचाना, हमें रास्ता दिखाना और हमें सुरक्षित घर लौटाना। वास्को दा गामा भी उस भीड़ में था। उसने क्रॉस का निशान बनाया और मन ही मन कहा, भारत, मैं आ रहा हूं। अब सब तैयार था, जहाज, नाविक, सामान और सपने। लिस्बन का बंदरगाह गर्व से गवाह बनने वाला था उस यात्रा का, जो आने वाली सदियों का इतिहास बदलने वाली थी। 8 जुलाई 1497। लिस्बन का बंदरगाह। 4 जहाज़ों का बेड़ा रवाना हुआ, सैकड़ों नाविक, हजारों सपने और एक ही मंजिल, भारत। शहर के लोग तट पर खड़े थे। वे हाथ हिला रहे थे, कुछ प्रार्थना कर रहे थे और कुछ रो रहे थे, क्योंकि वे जानते थे शायद इनमें से कई लोग कभी लौट कर न आए। वास्को दा गामा अपने जहाज सौ गैब्रियल पर खड़ा था। उसकी आंखें समुद्र की ओर थीं और उसके दिल में सिर्फ एक ही विचार, समुद्र चाहे कितना भी निर्दयी क्यों न हो, मुझे हार नहीं माननी। पहले कुछ हफ्तों तक सफर शांत रहा। नाविक गाने गाते, मछलियां पकड़ते और हंसी मजाक करते।
लेकिन जैसे जैसे जहाज अटलांटिक महासागर की गहराइयों में पहुंचे, समंदर का असली चेहरा सामने आने लगा। तेज हवाएं, ऊंची लहरें और तूफानों का कहर। कभी जहाज ऊपर उठ जाते तो कभी ऐसा लगता मानो समंदर उन्हें निगल लेगा। रातों में जब चारों ओर अंधेरा होता और सिर्फ सितारे चमकते तो नाविक डर से कांप उठते। लेकिन वास्को उन्हें हौसला देता, दृढ़ स्वर में, डरो मत, सितारे हमारा रास्ता दिखाएंगे। याद रखो, हर तूफान के बाद शांति आती है। कई हफ्तों बाद बेड़ा पहुंचा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर। यहां जहाज़ों ने रुका, पानी और खाना भरा गया और फिर यात्रा जारी रखी गई। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। केप ऑफ गुड होप, यानी अफ्रीका का दक्षिणी छोर। यह जगह नाविकों के लिए खौफ का दूसरा नाम थी, क्योंकि यहाँ की हवाएं इतनी तेज थीं कि कई जहाज डूब चुके थे। जब बेड़ा केप ऑफ गुड होप के पास पहुंचा तो समंदर ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी। लहरें दीवारों की तरह उठ रही थीं, हवाएं चीख रही थीं और जहाज कांप रहे थे। नाविक डर के मारे रोने लगे। कुछ ने भगवान को पुकारा, कुछ ने हार मान ली। लेकिन वास्को दा गामा अपने जहाज के मस्तूल पर खड़ा चिल्लाया, गर्जन भरी आवाज, हिम्मत रखो, अगर हमें भारत पहुंचना है तो इस समंदर को जीतना ही होगा। पाल कस दो और किसी भी हालत में पीछे मत हटना। कई दिनों तक यह संघर्ष चलता रहा। कभी जहाज टूटने के कगार पर आते तो कभी लहरें डेक पर भर जातीं। कई नाविक बीमार पड़ गए, कुछ की जान चली गई। लेकिन अंततः जहाज़ों ने केप ऑफ गुड होप पार कर लिया। समंदर शांत हुआ और नाविकों ने राहत की सांस ली। लंबे सफ़र का असर दिखने लगा। नाविकों को स्कर्वी नामक बीमारी होने लगी, जिससे उनके दांत गिरने लगे और शरीर कमज़ोर होने लगा। पानी सड़ने लगा, खाना सड़ने लगा, लेकिन वास्को ने हार नहीं मानी। वह खुद नाविकों का हौसला बढ़ाता और कहता, भारत अब दूर नहीं, बस थोड़ा और धैर्य रखो। महीनों की कठिनाइयों, तूफानों और मौत के साए के बाद वास्को दा गामा का बेड़ा हिंद महासागर की ओर बढ़ रहा था। समंदर का सबसे खतरनाक हिस्सा पार हो चुका था। अब बस सामने था भारत का रास्ता। अफ्रीका का दक्षिणी छोर पार कर लेने के बाद वास्को दा गामा का बेड़ा अब एक नए समंदर में प्रवेश कर चुका था, हिंद महासागर। यह वही महासागर था जो सदियों से भारत, अरब और पूर्वी अफ्रीका के बीच व्यापार का पुल बना हुआ था। लेकिन अब पहली बार यूरोप से कोई सीधा इस महासागर में आया था। हिंद महासागर सिर्फ पानी का विस्तार नहीं था, यहाँ अरब व्यापारियों का पूरा साम्राज्य फैला हुआ था। वे सदियों से मसालों, सोने और कीमती पत्थरों का व्यापार कर रहे थे। उनके पास मजबूत जहाज थे, गहरे व्यापारिक नेटवर्क थे और सबसे अहम, स्थानीय शासकों का भरोसा था। उनके लिए पुर्तगालियों का आगमन एक चुनौती था, एक खतरा था। जब वास्को का बेड़ा अफ्रीका के पूर्वी तट पर पहुंचा तो उसने सबसे पहले मोम्बासा के पास ठहराव किया। लेकिन यहाँ के अरब व्यापारियों ने उनका स्वागत नहीं किया। उन्हें शक था कि ये यूरोपीय लोग उनके व्यापार में दखल देंगे। मोम्बासा में दुश्मनी का माहौल बन गया। वास्को समझ गया, यहाँ रहना खतरनाक है, इसलिए उसने जहाज आगे बढ़ाया और पहुंचा मलिंदी। मेलिंदी का शासक अरब व्यापारियों से अलग सोच रखता था। वह वास्को दा गामा का सहयोगी बन गया। यहीं वास्को को मिला एक ऐसा सहयोगी जिसने उसकी किस्मत बदल दी, एक गुजराती नाविक। इतिहासकारों का मानना है कि यह नाविक या तो इब्न माजिद था या कोई स्थानीय गुजराती खगोलशास्त्री। वह हिंद महासागर के हवाओं और धाराओं को अच्छे से जानता था। उसने वास्को दा गामा को बताया, अगर तुम मई से सितंबर तक चलने वाली मॉनसून हवाओं का सहारा लो तो आसानी से भारत पहुंच सकते हो। वास्को को यही चाहिए था। उसने उस नाविक को अपने साथ लिया और यात्रा जारी रखी। हिंद महासागर शांत नहीं था। यहाँ की हवाएं तेज थीं, लहरें ऊंची थीं और समुद्री डाकू, पायरेट्स भी छिपे रहते थे। नाविकों को बार बार डर लगता कि कहीं जहाज टूट न जाए। लेकिन वास्को के दृढ़ नेतृत्व ने सबको संभाले रखा। रात में जब आसमान तारों से भरा होता, वास्को दा गामा सितारों को देखकर रास्ता तय करता। वह जानता था, यह सफर जितना कठिन है उतना ही ऐतिहासिक भी है। समंदर में आगे बढ़ते समय अरब व्यापारियों ने वास्को दा गामा का रास्ता रोकने की कोशिश की। उनके जहाज पुर्तगालियों को डराने लगे, कभी पास से गुजरते, कभी धमकी भरे संकेत देते। लेकिन वास्को दा गामा ने हार नहीं मानी। उसने अपने जहाज़ों की तोपें तैयार रखीं और साफ कहा, कठोर स्वर में, हम भारत तक पहुंचने आए हैं,
अगर किसी ने रास्ता रोका तो उसके जहाज समंदर की गहराई में होंगे। अरब व्यापारी चकित रह गए। उन्होंने पहली बार यूरोपियों का ऐसा साहस देखा था। महीनों की कठिनाइयों के बाद नाविकों की आंखों में थकान थी, शरीर बीमारियों से टूट चुका था, लेकिन उनके दिल में एक ही ख्वाहिश जल रही थी, भारत की धरती को देखना। और फिर 20 मई 1498 की सुबह दूर क्षितिज पर जमीन दिखाई दी। वह जमीन थी भारत। 20 मई 1498, वह दिन जिसने भारत और यूरोप के इतिहास की दिशा बदल दी। महीनों तक तूफानों, बीमारियों और मौत से जूझने के बाद आखिरकार वास्को दा गामा और उसका बेड़ा भारत की धरती तक पहुंच गया। सुबह का समय था। क्षितिज पर धुंध छौंट रही थी और नाविकों की आंखों में चमक थी। दूर उन्हें दिखाई दी हरी भरी जमीन, नारियल के पेड़ और छोटे छोटे गांव। नाविक खुशी से चिल्ला उठे, भारत, भारत! उनके लिए यह सिर्फ एक मंजिल नहीं थी, बल्कि जीत थी, क्योंकि यह साबित हो चुका था कि समुद्र के रास्ते भारत पहुंचना संभव है। जहाज धीरे धीरे तट की ओर बढ़े। वह जगह थी कलिकट, आज का कोझिकोड, केरल। यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह और मसालों का प्रमुख केंद्र था। कलिकट का बंदरगाह रंगों और आवाज़ों से भरा हुआ था। अरब व्यापारी अपने जहाज उतार रहे थे। भारतीय व्यापारी कपड़े, मसाले और रत्न बेच रहे थे। हवा में काली मिर्च और दालचीनी की खुशबू फैली हुई थी। वास्को दा गामा और उसके नाविक इस नज़ारे को देखकर दंग रह गए। उनके सामने एक नई दुनिया थी। जैसे ही वास्को और उसका दल तट पर उतरा, स्थानीय लोग उन्हें घेरने लगे। उनकी चमड़ी, उनके कपड़े और उनकी भाषा, सब कुछ अजनबी था। लोग हैरान थे कि ये अजनबी कहाँ से आए हैं। वास्को ने मुस्कुराते हुए इशारे में कहा, हम दूर पश्चिम से आए हैं, दोस्त बनकर। जल्द ही स्थानीय व्यापारी और अधिकारी उनकी मौजूदगी की खबर लेकर कलिकट के शासक जमोरिन, सामुदीरी जामोरिन तक पहुंचे। जमोरिन उस समय भारत के सबसे प्रभावशाली तटीय शासकों में से था। उसका राज्य मसालों के व्यापार से समृद्ध था और अरब व्यापारियों से उसका गहरा संबंध था। जब उसे पता चला कि यूरोप से कुछ लोग सीधे समुद्र के रास्ते भारत पहुंचे हैं तो वह उत्सुक हो उठा। उसने वास्को दा गामा को बुलावा भेजा। वास्को ने जमोरिन से मुलाकात की तैयारी की। उसने अपने जहाज से सोना, चांदी, कांच के मोती और यूरोपीय कपड़े उपहार के रूप में निकाले। नाविकों ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने। वे इस मुलाकात को सिर्फ एक राजनयिक अवसर नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक पल मान रहे थे। वास्को दा गामा अब उस दरबार में प्रवेश करने वाला था जहां पहली बार यूरोप और भारत आमने सामने खड़े होने वाले थे। एक तरफ सदियों पुराना भारतीय समुद्री व्यापार और दूसरी तरफ नया यूरोपीय साहस। यह मुलाकात सिर्फ एक यात्रा का पड़ाव नहीं थी, यह आने वाले सदियों के औपनिवेशिक इतिहास की नींव थी। कलिकट का राजमहल, नारियल के पेड़ों से घिरा हुआ, समुद्र की हवा से ठंडा और व्यापार की गहमागहमी से गूंजता हुआ, यहीं पर इतिहास का वह क्षण आया जब पहली बार यूरोप और भारत आमने सामने खड़े हुए। दरबार भव्य था। आगे सोने चांदी की मूर्तियां, रेशमी पर्दे और सुगंधित अगरबत्ती का धुआं। चारों ओर मंत्री, पुजारी और व्यापारी बैठे थे। बीच में जमोरिन, कलिकट का शक्तिशाली शासक। उसकी आंखों में जिज्ञासा और चेहरे पर राजसी ठहराव था। वह जानता था कि ये लोग अरब व्यापारियों के प्रतिद्वंद्वी हैं, लेकिन वह यह भी समझ रहा था कि इतिहास कोई नया मोड़ लेने वाला है। वास्को दा गामा अपने बेहतरीन यूरोपीय वस्त्र पहने हुए उपहारों के साथ दरबार में दाखिल हुआ। उसने झुककर जमोरिन का अभिवादन किया। उपहारों में थे चमकदार मोती, यूरोपीय कांच के सामान, कुछ सोने चांदी के गहने और पश्चिमी वस्त्र। लेकिन ये उपहार भारत के समृद्ध दरबार के सामने साधारण लग रहे थे, क्योंकि कलिकट पहले से ही रत्नों, कपड़ों और मसालों की संपन्नता से भरा था। जमोरिन ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और यहाँ किस लिए आए हो? वास्को ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, मैं पुर्तगाल से आया हूँ। हम दोस्ती और व्यापार करना चाहते हैं। हम आपके देश के मसालों, काली मिर्च, दालचीनी और अदरक को यूरोप ले जाना चाहते हैं। इसके बदले हम अपने देश की धातुएं और वस्तुएं आपको देंगे। जमोरिन ने ध्यान से सुना, लेकिन उसके मंत्री और व्यापारी फुसफुसाने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि अरब व्यापारी सदियों से यहां व्यापार कर रहे थे। वे यूरोपियों को प्रतिद्वंद्वी मान रहे थे। जमोरिन ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा स्वागत है, लेकिन तुम्हारे उपहार मेरे दरबार की समृद्धि के सामने छोटे हैं। फिर भी
अगर तुम व्यापार करना चाहते हो तो यहाँ बाजार में कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अरब व्यापारियों और स्थानीय नियमों का पालन करना होगा। वास्को द गामा उम्मीद कर रहा था कि जमोरिन उसे विशेष अधिकार देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जमोरिन ने उसे एक सामान्य व्यापारी की तरह माना। वास्को को यह अपमानजनक लगा, क्योंकि पुर्तगाली खुद को विशेष मेहमान समझ रहे थे। वह चाहता था कि यूरोप और पुर्तगाल को एक अलग पहचान और शक्ति के रूप में स्वीकार किया जाए। हालांकि यह मुलाकात उम्मीद के अनुसार सफल नहीं रही, लेकिन यह एक ऐतिहासिक आरंभ थी। यहीं से भारत और यूरोप के बीच प्रत्यक्ष संवाद शुरू हुआ। वास्को द गामा ने पहली बार भारतीय शासक से मुलाकात की और व्यापारिक रिश्ते का प्रस्ताव रखा। यह वह क्षण था जिसने आने वाले समय में पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी और अंततः अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन की नींव रखी। वास्को द गामा दरबार से बाहर तो निकल गया, लेकिन उसके मन में यह चुभन रह गई कि पुर्तगाल को वह सम्मान नहीं मिला जिसकी उसे उम्मीद थी। अब उसके मन में एक ही विचार था, यूरोप को भारत के व्यापार पर अधिकार चाहिए, किसी भी कीमत पर। कलिकट का बंदरगाह, जहां सदियों से अरब व्यापारी अपने जहाज उतारते आ रहे थे, जहां मसालों की खुशबू हर ओर बिखरी रहती थी, और जहां अरब, भारतीय और चीनी व्यापारी मिलकर एक वैश्विक व्यापार का ताना बाना बुनते थे। लेकिन अब इस ताने बाने में एक नया धागा जुड़ चुका था, पुर्तगाल। जब अरब व्यापारियों ने देखा कि यूरोप से आए अजनबी सीधे जमोरिन के दरबार में पहुंच गए हैं, तो उनके चेहरे पर चिंता और गुस्सा साफ झलकने लगा। वे जानते थे कि यूरोपीय अगर यहां जम गए तो उनकी सदियों पुरानी मोनोपोली, एकाधिकार, टूट जाएगी। उनकी फुसफुसाहटें अब ऊंची आवाज में बदलने लगीं। ये लोग दूर से आए हैं, लेकिन इनकी नीयत सीधी नहीं है। ये सिर्फ मसाले नहीं लेंगे, ये हमारी रोटी रोजी छीन लेंगे। जमोरिन समझ रहा था कि स्थिति नाजुक है। एक तरफ अरब व्यापारी, जो उसके पुराने साझेदार थे, और दूसरी तरफ वास्को द गामा, जो एक नए युग का दूत बनकर आया था। वह चाहता था कि संतुलन बना रहे, इसलिए उसने वास्को को सिर्फ सीमित व्यापार की अनुमति दी। उसने कहा, तुम यहां मसाले खरीद सकते हो, लेकिन तुम्हें वही कानून मानने होंगे जो हमारे बंदरगाह पर बाकी व्यापारी मानते हैं। वास्को को लगा कि पुर्तगालियों के साथ अन्याय हो रहा है। उसके मन में गुस्सा और अधीरता थी। वह सोच रहा था, हमने समुद्र पार करके मौत का सामना किया, तूफानों और बीमारियों से लड़े, और यहां हमें एक साधारण व्यापारी समझा जा रहा है। नहीं, पुर्तगाल को विशेष अधिकार चाहिए। फिर भी वास्को द गामा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मसालों के छोटे छोटे सौदे किए, काली मिर्च, दालचीनी और अदरक खरीदी। लेकिन अरब व्यापारियों ने उसे ऊंचे दामों पर सामान बेचा, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि पुर्तगालियों को कोई लाभ मिले। वास्को को यह अपमान और साजिश दोनों लगा। बंदरगाह पर तनाव बढ़ने लगा। अरब व्यापारी पुर्तगालियों का मजाक उड़ाते, तुम्हारे उपहार सस्ते हैं, तुम्हारी ताकत हमारे सामने कुछ नहीं। वास्को की आंखों में क्रोध चमकता। उसके मन में साफ हो गया, अगर हमें भारत के मसाले चाहिए तो सिर्फ व्यापार से नहीं, बल्कि ताकत से मिलेगा। यहीं से यूरोप और भारत के बीच एक नए संघर्ष की नींव रखी गई। यह सिर्फ मसालों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि शक्ति और वर्चस्व की लड़ाई थी। कलिकट का यह पहला टकराव आने वाले समय में खून, युद्ध और औपनिवेशिक राज की कहानी में बदल गया। वास्को द गामा ने महसूस किया कि भारत सिर्फ व्यापार का देश नहीं है, यह एक युद्ध का मैदान भी है। और अब वह मन ही मन तय कर चुका था, पुर्तगाल भारत लौटेगा, लेकिन अगली बार सिर्फ सौदे करने नहीं, बल्कि अपना झंडा गाड़ने। वास्को द गामा का भारत पहुंचना केवल एक यात्रा नहीं थी, यह आने वाले सदियों के औपनिवेशिक इतिहास का उद्घाटन था। एक ऐसा द्वार जिससे यूरोप भारत में दाखिल हुआ और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1498 से 1499 में वास्को द गामा अपने जहाज़ों पर मसालों की खेप भरकर पुर्तगाल लौटा। हालांकि यह मात्रा बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन यूरोप में हलचल मचाने के लिए काफ़ी थी। लिस्बन की गलियों में लोग चिल्ला उठे, भारत का समुद्री रास्ता मिल गया, अब अरबों और वेनिसियों की मोनोपोली, एकाधिकार खत्म। राजा मैनुअल प्रथम ने वास्को को नायक घोषित किया। उसकी आंखों में अब केवल एक सपना था, भारत के मसाले और व्यापार पर पूर्ण नियंत्रण। वास्को द गामा की वापसी के बाद पुर्तगाल ने कई नए बेड़े भारत भेजे, लेकिन इस बार केवल व्यापारी नहीं, बल्कि सैनिक और युद्धपोत भी साथ थे। 1500 में पेड्रो अल्वारेज काब्राल भारत आया। उसने कलिकट में अरब व्यापारियों से टकराव किया, झड़पें हुईं, खून बहा, और यहीं से यह साफ हो गया, पुर्तगाल अब व्यापार को तलवार के बल पर करेगा।
कलिकट के जमोरिन और अरब व्यापारी पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव से नाराज हो उठे। 1503 में पुर्तगालियों ने कोच्चि कोचिन में पहला किला बनाया, फोर्ट इमैनुअल। यही भारत में यूरोप का पहला सैन्य ठिकाना था। अब पुर्तगालियों का मकसद साफ था, जहां व्यापार मिलेगा वहां झंडा गड़ेगा, और जहां विरोध मिलेगा वहां तोपें गरजेंगी। पुर्तगाली जहाज आधुनिक तोपों और युद्ध तकनीक से लैस थे। अरब और भारतीय जहाज उनसे कमजोर पड़ते थे। धीरे धीरे पुर्तगाल ने हिंद महासागर पर अपनी पकड़ मजबूत की। उन्होंने अरब जहाज़ों को लूटा, स्थानीय व्यापारियों को दबाया और भारत के तटों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। वास्को दा गामा की खोज ने वह रास्ता खोल दिया जिससे यूरोप ने भारत और एशिया को एक उपनिवेश में बदलना शुरू किया। मसालों का व्यापार, राजनीतिक नियंत्रण, व्यापारिक चौकियां, किले और सेनाएं, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, साम्राज्यवादी टकराव। पुर्तगालियों के बाद डच, फ्रांसीसी और अंत में अंग्रेज आए, लेकिन नींव रखी थी वास्को दा गामा ने। भारत की धरती, जो मसालों की खुशबू और समृद्धि के लिए जानी जाती थी, अब वही धरती विदेशी शक्तियों के साम्राज्य का अखाड़ा बनने वाली थी। वास्को दा गामा ने एक रास्ता खोला था, और उस रास्ते पर आने वाले सदियों तक परछाइयां छाई रहीं। 1498, एक वर्ष जिसने न केवल पुर्तगाल का भाग्य बदला, बल्कि भारत और पूरे विश्व के इतिहास की दिशा भी। वास्को दा गामा की यात्रा केवल एक समुद्री विजय नहीं थी, यह एक नए युग की शुरुआत थी। एक ऐसा युग जिसमें यूरोप ने एशिया और अफ्रीका पर अपना वर्चस्व जमाना शुरू किया। वास्को दा गामा के आगमन ने भारत को वैश्विक व्यापार की एक नई धारा से जोड़ दिया, लेकिन इसके साथ ही अरब व्यापारियों का एकाधिकार टूटने लगा। भारतीय तटों पर पुर्तगालियों ने किले और चौकियां बनाईं। मसालों का व्यापार हथियार और राजनीति में बदल गया। भारत, जो पहले समृद्धि और मसालों की धरती के रूप में जाना जाता था, धीरे धीरे विदेशी ताकतों के लिए शक्ति और नियंत्रण का मैदान बन गया। वास्को दा गामा की खोज ने पुर्तगाल को अचानक से दुनिया का समुद्री साम्राज्य बना दिया। लिस्बन विश्व व्यापार का केंद्र बन गया। यूरोप अब सीधे भारत और एशिया से जुड़ गया। इसके बाद पुर्तगाल ने अफ्रीका और एशिया में उपनिवेश बसाए। डच और अंग्रेज उसके पीछे पीछे भारत पहुंचे, और यूरोप का औपनिवेशिक युग शुरू हो गया। वास्को दा गामा की खोज ने न केवल व्यापारिक रास्ते खोले, बल्कि एक नई वैश्विक व्यवस्था की नींव रखी। अब समुद्र सिर्फ यात्राओं का नहीं, बल्कि साम्राज्यों का रास्ता बन गया। भारत के लिए यह युग अवसर भी था और संकट भी। अवसर, वैश्विक संपर्क और नए विचार। संकट, विदेशी शक्तियों का वर्चस्व और उपनिवेशवाद। वास्को दा गामा की यात्रा ने यह साबित किया कि समुद्र सिर्फ किनारों को नहीं जोड़ता, बल्कि संस्कृतियों, सभ्यताओं और साम्राज्यों को भी टकराता है। भारत की धरती ने पहली बार यूरोप को करीब से देखा, और यूरोप ने भारत की समृद्धि को अपनी आंखों से। लेकिन इस मुलाकात ने जो अध्याय खोला, वह आने वाले सदियों तक चलता रहा, कभी व्यापार, कभी युद्ध, और अंततः उपनिवेशवाद के रूप में। यह कहानी केवल वास्को दा गामा की विजय नहीं है, यह उस इतिहास की गूंज है जिसने पूरी दुनिया को बदल दिया।